हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ नेक्रोसिस। हम नेक्रोसिस की इस वीडियो में डेफिनेशन देखेंगे, कॉजेस, पैथोजेनेसिस, टाइप्स एंड उसको डिटेल्स में हम देखेंगे। अभी व्हाट इज़ नेक्रोसिस? नेक्रोसिस इट इज़ डिफाइंड एज लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू followed by degradation of tissue by hydrolytic enzyme is liberated from dead cells is accompanied by inflammatory reaction। इसका मतलब ये है कि एक लोकलाइज्ड एरिया में कोई कुछ टिश्यू की डेथ हो चुकी है और उसका डेथ हो जाने के बाद डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू हो जाए, मतलब डिग्रेडेड हो जाएंगे वो टिश्यू। ये क्यों होता है कि जब कोई सी भी सेल्स डेड हो जाने की वजह से उसमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होगा और उधर उस टिश्यू के सराउंडिंग में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है। इस वजह से टिश्यू की डेथ हो जाती है और डिग्रेडेशन भी हो जाती है और इस पूरे फेनोमेनन को हम नेक्रोसिस बोलते हैं। ओके, ये तो क्लियर हो गया आपका। अब हम कॉजेस देखेंगे। कॉजेस, फर्स्ट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन्स देखो कि एक जगह पे पर्टिकुलर ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से उस जगह पे नेक्रोसिस हो सकता है। दूसरा कॉज है फिजिकल और केमिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स मतलब कि कोई भी ट्रोमा हो या गन शॉट हो, इस वजह से एक्सेसिव लॉस हो जाएगा हमारे बॉडी से और प्रॉपरली किस पार्ट को अच्छे से सप्लाई नहीं होगा ऑक्सीजन और ब्लड का, इसी वजह से उस पार्ट में नेक्रोसिस हो सकती है। ऐसे ही केमिकल एजेंट जैसे कि हाईली रिएक्टिव पॉइजन्स हो, अल्कलीज हो, हेवी मेटल्स हो, इस वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में नेक्रोसिस हो सकता है क्योंकि उसको अच्छे से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो अभी माइक्रोबियल एजेंट हम ऐसे ले सकते हैं कि देख कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो और वो बैक्टीरिया पर्टिकुलर पार्ट में जाके ऑक्यूपाई हो, इस वजह से उधर अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई ना हो, ब्लड सप्लाई ना हो, इस वजह से नेक्रोसिस हो सकती है। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, ये 4 कॉजेस है इसके। अभी ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी हम पैथोजेनेसिस देखते हैं। पहला पैथोजेनेसिस, अनरेगुलेटेड एंड एक्सीडेंटल फॉर्म ऑफ सेल डेथ। मतलब ये कोई भी रेगुलेट नहीं होती, मतलब इस टाइम पे डेथ हुई तो उस टाइम पे ही डेथ होगी अगली बार सेल की, ऐसे नहीं रहता। ये अनरेगुलेटेड फॉर्म में रहती है और एक्सीडेंटल, इसका कोई टाइम नहीं रहता, वो कभी भी हो सकती है सेल डेथ। डैमेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन नॉट मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अभी देखो कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाने की वजह से उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं होती कि किस प्रोटीन को बाहर जाना है, किस प्रोटीन को अंदर लेना है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेंटेलिटी लॉस हो चुकी होती है। तो इस वजह से हम इधर लिखा है कि नॉट मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसकी वजह से सब आयंस बाहर रिलीज हो जाते हैं दो टिश्यू के बीच में। तो leads to losses of iron homeostasis. The content in is leak out, मतलब सेल के अंदर का पूरा कंटेंट लीक आउट हो चुका रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस होने की वजह से। सो कॉजेस ऑफ सराउंडिंग टिश्यू ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। पहले अनरेगुलेटेड एक्सीडेंटल फॉर्म्स ऑफ सेल डेथ। अभी कोई भी सेल की डेथ हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाने की वजह से सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाने की वजह से उसकी परमेबिलिटी लॉस हो जाएगी। परमेबिलिटी लॉस हो जाने की वजह से अंदर का पूरा कंटेंट, आयरन, सब ऑर्गेनल्स, वो सब बाहर लीक आउट हो जाएंगे और बाहर लीक आउट हो जाने की वजह से दोनों टिश्यू के बीच में सराउंडिंग टिश्यू के अंदर एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मतलब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट होगी और इसी वजह से नेक्रोसिस कॉज होगा। अभी हम देखते हैं टाइप्स में। पहला टाइप है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकेंड है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, थर्ड कैशियस, फोर्थ फैट नेक्रोसिस, फिफ्थ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस।
अभी हम फर्स्ट देखते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। उसमें कॉज क्या रहता है, माइक्रोबियल एंड फंगल इन्फेक्शन और स्लज ऑफ ब्लड, मतलब एक ही जगह पे ज़्यादा ब्लड ऑक्यूपाई हो जाने की वजह से भी नेक्रोसिस कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। उसमें ऑर्गन, हार्ट, किडनी, स्प्लीन इन्वॉल्व रहते हैं। ग्रॉस अपीयरेंस इसका कैसा होता है, अर्ली स्टेज में, जब अर्ली स्टेज हो जाती है इन्फेक्शन, अर्ली स्टेज होगा नेक्रोसिस का, तो सेल पेल दिखेगा, स्वॉलन दिखेगा, पर लेट स्टेज में सेल येलो और श्रिंक दिखेगा। अभी ये ध्यान में रखना है, अर्ली स्टेज में पेल और स्वॉलन, और उसके ऑपोजिट येलो और श्रिंक लेट फेज में। माइक्रोसिस माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कैसा होता है, सेल वॉल रिटेन रहती है और अंदर का पूरा भी कंटेंट वो कम हो जाता है, मतलब इम्प्टी हो जाता है। सेल वॉल इज रिटेन बट कंटेंट इन द सेल इज इम्प्टी, मतलब पूरी वैक्यूलेटेड सेल हो जाती है, उसका कंटेंट पूरा लॉस हो जाता है, ओनली सेल वॉल रहती है। ये माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। अब हमने कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या देखा, कॉजेज देखे। कॉजेस में माइक्रोबियल और फंगल इन्फेक्शन और स्लज ऑफ ब्लड, एक ही जगह पे ज़्यादा ब्लड ऑक्यूपाई हो जाने की वजह से। ऑक्यूपाई क्यों होता है, कोई भी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, इसी वजह से एक ही जगह पे ब्लड ऑक्यूपाई होगा और उधर पर्टिकुलर पार्ट में ऑक्सीजन ना, ब्लड सप्लाई नहीं होगा। ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट कौन से है, मेन ऑर्गन कौन से इन्वॉल्व होते हैं कि जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हार्ट, किडनी, स्प्लीन, इस ऑर्गन को ज़्यादा अच्छे से ब्लड नहीं मिलेगा, तो पहला उसमें नेक्रोसिस ही होगा, तो वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हार्ट, किडनी और स्प्लीन में होता है। ग्रॉस अपीयरेंस, अभी ग्रॉस में हमने देखा अर्ली स्टेज में और लेट स्टेज में सेल की अपीयरेंस क्या होती है। और माइक्रोस्कोपिक, इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब हम देखते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में कॉज क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे हमने पैथोजेनेसिस में देखा नेक्रोसिस के, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डेड सेल से लिबरेट होता है। कोई भी सेल डेड हो जाए और उधर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज हो, इसी वजह से टिश्यू की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करता है ये एंजाइम। सो ये हो गया। और बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो जाने की वजह से, और इश्यमिया मतलब ये हाइपोक्सिया का ही पार्ट है, इश्यमिया की लो ऑक्सीजन सप्लाई होना। इसमें कौन से ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, ब्रेन मीन्स इसमें ब्रेन्स में कैविटी फॉर्म होती है, एब्सेसिस मीन्स कैविटी फॉर्म होती है। अभी ग्रॉस कैसा है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का, सेल सॉफ्ट रहती है, सेंटर उसके लिक्विफाइड रहते हैं और उस सेंटर में नेक्रोटिक सेल डेब्रिस भी रहती है। मतलब अभी हमने क्या देखा इसमें, ग्रॉस अपीयरेंस, सेल सॉफ्ट रहती है, सेंटर में लिक्विफाइड रहता है और उसमें नेक्रोटिक सेल डेब्रिस रहती है। अभी इतना तो समझ में आया। अब माइक्रोस्कोपिक में क्या रहता है, सिस्टिक स्पेस, सिस्टिक वॉल एंड प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड फाइब्रोब्लास्ट, मतलब ब्लड कैपिलरीज फॉर्म होती है और फाइब्रोब्लास्ट भी उधर प्रोलिफरेट होते हैं इस माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में। अभी हमने क्या देखा, कॉजेस, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, ग्रॉस अपीयरेंस एंड माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कैसा होता है। कॉजेस में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, इश्यमिया। और इसमें लिक्विफैक्टिव में ओनली ब्रेन, मतलब कैविटी फॉर्म होती है ब्रेन्स में, इतना ध्यान में रखने का। ये बहुत पूछा जाती है, वाइवा में भी पूछा जाता है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछा जाता था पहले, पर MCQ में भी पूछा जा सकता है। अभी ये नेक्रोसिस के जो 5 मार्क के लिए भी आते हैं, टाइप्स एक्सप्लेन करो या नेक्रोसिस की पैथोजेनेसिस और डेफिनेशन एक्सप्लेन करो, ये 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। अभी थर्ड हमने देखते हैं कैसियस नेक्रोसिस का कॉज क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोएगुलेटिव एंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का कंबाइंड कैसियस नेक्रोसिस होता है। और उसमें कॉज क्या रहता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसमें ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट कौन सी रहती है, मतलब लंग्स, मतलब ये हमें कैसियस नेक्रोसिस किसमें देखने को मिलता है, जो ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन होते हैं उसमें ग्रैन्युलोमा फॉर्म होता है, उसके अंदर वो कैसियस नेक्रोसिस रहता है। कैसियस नेक्रोसिस ग्रैन्युलोमा के सेंटर में मिलता है और वो ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन होता है। ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन मेनली इन्वॉल्व कौन से ऑर्गन में रहता है, लंग्स, इस वजह से हम ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट लंग्स लेते हैं। अभी मैंने ये कैसियस नेक्रोसिस, ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन है, ये ग्रैन्युलोमा का, ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन का पार्ट है और ये मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे उसका ग्रॉस अपीयरेंस।
उसका ग्रॉस अपीयरेंस ये चीज़ी सॉफ्ट येलोइश अपीयरेंस है, उसका चीज़ी सॉफ्ट येलोइश अपीयरेंस का रहता है। और इस माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कैसा रहता है, ग्रैन्युलोमाटस। अभी हमने देखा था ये ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन में रहता है, तो ग्रैन्युलोमास एक मेन उसका स्ट्रक्चर रहता है और वही हमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने को मिलता है। उसमें एपिथेलियल सेल्स रहते हैं, जाइंट सेल्स रहते हैं, फॉरेन बॉडी टाइप्स में भी रहते हैं। अभी ये देखा हमने। अभी बाद में हम फैट नेक्रोसिस देखते हैं। अभी फैट नेक्रोसिस का कॉज ये है कि डिपोजिशन ऑफ फैट। फैट नेक्रोसिस क्यों होता है, फैट का डिपॉजिट हो जाने की वजह से हमें फैट नेक्रोसिस देखने को मिलता है। अभी ये नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस हमें हमारे बॉडी में फैट रिच पार्ट जो होता है उधर ही हमें फैट नेक्रोसिस देखने के लिए मिलता है। अभी ये फैट रिच एनाटॉमिकल पोजीशन कौन सी है हमारे बॉडी के, ब्रेस्ट टाइप। ब्रेस्ट में हमें ये फैट नेक्रोसिस देखने को मिलता है। अभी इसका कॉज भी सेम ही हुआ, डिपोजिशन ऑफ फैट। फैट से हम पता लगा सकते हैं ये फैट डिपोजिशन हो जाने की वजह से। अभी फैट डिपोजिशन हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा है, ब्रेस्ट में। ऑफकोर्स ब्रेस्ट ही उसका ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होगा। ग्रॉस अपीयरेंस कैसा है, नेक्रोसिस इज येलोइश और वाइटिश। येलोइश और वाइटिश अपीयरेंस का रहता है। और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस उसका ऐसा ही रहता है जैसे हमने इसमें देखा था कैशियस नेक्रोसिस में सराउंडिंग टिश्यू में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन देखने को मिलती है और क्लाउडी अपीयरेंस रहता है फैट नेक्रोसिस का। अभी हमने अभी देखा कि कॉज क्या है उसका, फैट डिपोजिशन उसमें किधर होता है, ब्रेस्ट में होता है। और ग्रॉस अपीयरेंस कैसा है, वाइटिश और येलोइश। और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस सराउंडिंग टिश्यूज इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एंड नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस अपीयरेंस इज क्लाउडी अपीयरेंस। ओके, इतना तो क्लियर हो गया। अभी ये फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस ये फेब्रिन लाइक मटेरियल डिपोजिशन हो जाने की वजह से, अभी इसमें फैट डिपोजिट होने जाने की वजह से ये फैट नेक्रोसिस होता था। अभी ये फेब्रिन लाइक मटेरियल डिपोजिट हो जाने की वजह से होता है, मतलब फॉस्फोटंगस्टिक एसिड इसकी वजह से। अभी ये ग्रॉस अपीयरेंस इसका कैसा है, ग्रॉस अपीयरेंस नहीं, ये एग्जाम्पल है, सॉरी ये गलती से हुआ है। एग्जाम्पल उसका आर्थस रिएक्शंस, ऑटो इम्यून डिसीज। आर्थस रिएक्शन मीन्स हाइपर सेंसिटिविटी 1 रिएक्शन जैसे रहती है वैसे ये शादी। अभी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कैसा है इसका, फेब्रिनॉइड नेक्रोसिस इज आइडेंटिफाइड बाय ब्राइटली इओसिनोफिलिक हाईलाइन लाइक डिपोजिशन ऑफ वेसल वॉल। ये इसका माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है। अभी हम देखते कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं नेक्रोसिस में। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या रहती है, साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस दोनों चेंजेस रहती है। अभी साइटोप्लाज्मिक में चेंजेस क्या रहती है, इओसिनोफिल्स इंक्रीज रहते हैं साइटोप्लाज्म में। और न्यूक्लियस में पिक्नोसिस, कैरियोलाइसिस और कैरियोरेक्सिस, ये 3 टाइप देखने के लिए मिलते हैं। अभी पिक्नोसिस मीन्स क्या होता है कि श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोलाइसिस मीन्स बेसोफिलिक जो स्टेनिंग रहती है वो फेंट हो जाती है और धीरे धीरे वो न्यूक्लियस घोस्ट हो जाता है, मतलब पूरा डिसअपियर हो जाती है। और कैरियोरेक्सिस के इसमें क्या रहता है कि न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है स्मॉल फ्रैगमेंट्स में और समटाइम्स में वो थोड़े टाइम में ये डिसअपियर हो जाता है न्यूक्लियस। ये सब न्यूक्लियस की चेंजेस है, पहले पिक्नोसिस, कैरियोलाइसिस और कैरियोरेक्सिस। इतना तो आपको पता चला होगा। अभी ये आपको क्लियर हुआ होगा कि नेक्रोसिस के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। पहले तो डेफिनेशन, दूसरे कॉजेस, तीसरे टाइप्स और टाइप्स का पूरा डिटेल्स। ये सब हमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को भी आता है या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को पूछे तो ये कोएगुलेटिव और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का डिफरेंस भी पूछा जाता है। और ओनली नेक्रोसिस की डेफिनेशन और पैथोजेनेसिस भी 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।